निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए अभी मार्केट में एक मीम बहुत धमाके से चल रहा है, जिसमें एक साइड ये लिखा हुआ है कि जियो बुक लैपटॉप लॉन्च हुआ है 16,499 में, और दूसरे साइड लिखा हुआ है कि सरकार ने इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप बैन कर दिया है, और वहां पर नीचे में लिखा हुआ है, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कहने का मकसद ये है कि अभी ये है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जियो को बेनिफिट देने के लिए ऐसा किया गया है। वाह मोदी जी वाह। लेकिन हम तो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, हम हैं स्टॉक मार्केट वाले लोग, जहां पर हम कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भैया लिस्टेड कंपनी किसको फायदा होने वाला है। यहां पर जो मैंने सोशल मीडिया में एक और चीज देखी कि ये जो इंपोर्ट बैन हुआ है ना, इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक्चुअली एक तरफ होता है पर्सनल, एक तरफ होता है कमर्शियल। तो सरकार ने पर्सनल वालों के लिए किया क्या है, कमर्शियल वालों के लिए क्या किया है, अगर हम विदेश जाते हैं वहां से कुछ खरीद के लाते हैं उनके लिए क्या किया है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको सरकार ने क्लियर किया है। तो वो चीजें किसी को पता नहीं है, ना वो कोई बता रहे हैं। तो हम वीडियो के लास्ट में वो सारी चीजें भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और एक ऐसा कोड जिसके बारे में आप नहीं जानते होगे बट सरकार ने बहुत क्लियर किया है, वो कोड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, तब आप खुद के बॉस, खुद के मालिक बनकर आप पूरा फायदा ले सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं सर YouTube मेंबरशिप की आप तारीफ करते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट भी तो दिखाओ। आपके स्क्रीन पर प्रूफ है, जोमेटो का 90 के ऊपर 98.40 का हाई लगा है, ठीक है। उसके अलावा आपके सामने स्क्रीन पर प्रूफ है, फिंगपाई 195 के ऊपर 211 का हाई लगा है। हीरो मोटो 3215 से सेल दिया, 3060 का लो लगा है। तो ऐसे बेहतरीन चीजें हम YouTube मेंबरशिप में देते हैं। ज्वाइन बटन से ज्वाइन कीजिए और सीखते रहिए, कमाते रहिए। तो वहां पर हमने ट्विटर पर बताया भी था कि शेयर को फायदा होने वाला है, और ये शेयर मेरा बहुत पसंदीदा शेयर भी है, क्योंकि एक टाइम में 10,000 चलता था, फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ था, स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद 2,500 तक आया, फिर 2,500 पे आया तो बहुत दिन तक अटका रहा, फिर फाइनली वापस से 4,000 पे आया, और अब इस तरीके से एक नई न्यूज की गर्माहट ने शेयर में गर्माहट ला दी, और 4700 के आसपास चल रहा है, और 2 दिन में 4,000 से 4700 के पास पहुंच गया है। मैं किस शेयर की बात कर रहा हूं कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं पहले भी जब 2,500 पे था, जब स्टॉक स्प्लिट होके आया था, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने तब भी कहा था ये शेयर भले ही 2,500 चल रहा हो, ये वापस से 10,000 होने की कैपेसिटी रखता है। टाइम टेकिंग हमेशा इंपॉर्टेंट आता है, बट इन्वेस्टर इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ खरीद रहा हूँ अगले दिन से रॉकेट होना चाहिए, बीच में कहीं नहीं रुकना चाहिए। बट ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। आप किसी भी मल्टीबैगर शेयर को उठा लो, वो गिरता है, फंसता है, अटकता है, लोगों को तरपाता है, तरसाता है, और तब जाके रिटर्न देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो रिटेल भाई मार्केट में आ रहे हैं वो नए हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पता नहीं है। वो सिर्फ 2-4 स्टॉक इधर उधर का देखते हैं, 2-4 चीज़ें इधर की सुनते हैं, और उनको लगता है मैं भी लिया, मैं भी तुरंत 25 दिन में पैसा डबल कर लूँ। बट ये चूंकि होता नहीं है, ड्यू टू दैट रीज़न उनके पैसे डूब जाते हैं, और फिर बाद में वो ब्लेम क्लेम में चले जाते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आज फिर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अगेन न्यूज बेस, अभी इसमें आग जरूर लगी है, बट वापस से क्या होगा, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये वापस से किस चीज़ पर काम करेगा, अपने फंडामेंटल पे काम करेगा, अपने ऑर्डर बुक पे काम करेगा, और जब चीज़ें ऑर्डर मिलेंगी तो वापस से जिस तरीके से मैनेजमेंट सही तरीके से चल रहा है, पीएलआई स्कीम का इसको फ़ायदा मिल रहा है, तब ये आगे बढ़ेगा। तो क्या है, कंपनी से दोस्ती कराएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैल्यूएशन को देखेंगे, और हर चीज़ को जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करके मोटिवेट करते रहें, जिससे बहुत अच्छी लर्निंग लाते रहें। तो आई होप कमेंट में आपने स्टॉक का नाम लिख दिया होगा। यहाँ पर गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी टेक्निकल एनालिसिस पे, तो अब हर दिन हम लेवल देते ही हैं स्टॉक का, जैसे डिक्सन के लेवल देंगे टेक्निकली कहाँ क्या बन रहा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट अब हम फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर भी लेवल आप लोगों को देते हैं। और उसकी एक्सेल सीट जिन लोगों ने डीमेट अकाउंट हमारे साथ ओपन किया है उनके प्रीमियम टेलीग्राम में डाल दी है, जिससे आप जो भी ट्रेड करते हैं, जिस भी स्टॉक का फंडामेंटल का लेवल देखना है, उस एक्सेल सीट में डालिएगा और आप
निकाल सकते हैं। तो जल्दी से डीमेट अकाउंट खोल लीजिएगा और भी अनगिनत बेनिफिट आपको वहां से मिलते रहेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल वैसे सामान को बोला जाता है जो लंबे समय तक यूज किया जा सकता है और जल्दी चेंज नहीं किए जाते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉनिक लग गया तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो आप रेगुलर तो यूज करते ही हो मगर रेगुलर बाय नहीं करते, जैसे एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ट्यूबलाइट, मेडिकल इक्विपमेंट, सीसीटीवी, वॉशिंग मशीन, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, राइट। और ये सभी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। डिक्सन इन्हीं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है और साथ में इन डिवाइस की रिपेयर, रिप्लेसमेंट का भी सर्विस देता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि जितना भी प्रोडक्ट लिस्ट में मैंने आपको बताया इसमें क्या आप यूज़ करते हैं या नहीं। इसमें हर तरह का प्रोडक्ट है, हर घर में यूज़ होता है और जो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट में डील करती है उनका फ्यूचर कैसा होगा ये आप जरूर समझ सकते हैं। टाइम टेकिंग होता है बट होता बेहतर है। तो डिक्सन जो है ना, दो बिजनेस मॉडल पे काम करता है। पहला है OEM, दूसरा है ODM। OEM का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। इसमें कंपनी अपने क्लाइंट के अनुसार क्लाइंट के दिए हुए डिज़ाइन पे प्रोडक्ट बनाती है। ODM का मतलब होता है ओरिजिनल डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चर। इसमें कंपनी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझकर डिज़ाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद से बनाती है। मार्केट पोजीशन की बात करें तो डिक्सन इंडिया का लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर है। टीवी मार्केट सेगमेंट में 35% मार्केट शेयर डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास है। इसके अलावा लाइटिंग सेगमेंट में भी ये लार्जेस्ट ODM है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो इनके पास टोटल 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैपेसिटी है 5.5 मिलियन यूनिट पर एनम। लाइटिंग प्रोडक्ट की कैपेसिटी देखें तो 378 मिलियन यूनिट पर एनम। होम अप्लायंस प्रोडक्ट की कैपेसिटी देखें तो 2.4 मिलियन यूनिट पर एनम। मोबाइल फोन एंड EMS की कैपेसिटी है 51 मिलियन यूनिट पर एनम। सीसीटीवी की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो 8.4 मिलियन यूनिट पर एनम। DVR की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1.8 मिलियन यूनिट पर एनम। अब हमें क्या देखना है, रेवेन्यू ब्रेकअप। कौन इनको मोटा पैसा कमा के देता है। तो मोबाइल और EMS से आता है 55% का रेवेन्यू, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 27% का रेवेन्यू, लाइटिंग प्रोडक्ट से 7% का रेवेन्यू, होम अप्लायंस से 8% का रेवेन्यू, सिक्योरिटी सिस्टम से 3% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ तक हम क्या समझ गए, इनके बिजनेस को समझ गए, मार्केट पोजीशन को समझ गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को समझ गए, कैपेसिटी, रेवेन्यू सब देख चुके हैं। यहाँ तक तो सब अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन अब देखना होगा फाइनेंशियल को। अब इनके पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ हुआ है 32% और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 54%। पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ हुआ है 34% और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 33%। पिछले 12 महीने में सेल ग्रोथ हुआ है 8%, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 27%। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ हुआ है 14.6% और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 47.9%। एनुअली और क्वार्टरली बेसिस पर डिक्सन का सेल और प्रॉफिट ग्रोथ सही दिख रहा है। अब की रेशियो देखें तो ROCE है 25.8%, 5 ईयर का एवरेज ROCE है 27.2%, ROE है 22.4% और 5 ईयर का एवरेज ROE है 22.8%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से थोड़ा नीचे मगर 20 से ऊपर है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। डेट टू इक्विटी है 0.16, मतलब कर्ज कम है। कैश साइकिल है 1.88, इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 74, मतलब भैया डिक्सन बहुत तरीके से काम कर रहा है और कैश बहुत फास्ट रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न पे जब हम आते हैं तो आप देखोगे प्रोमोटर के पास 34.04% की होल्डिंग है, FII के पास 15%, DII के पास 24.61%, पब्लिक के पास 26.36%। यहाँ टेंशन की बात यह है कि प्रोमोटर होल्डिंग 50% से कम है मगर इसके अगेंस्ट FII और DII होल्डिंग है, इसलिए मजबूती है। इसके अलावा प्रीवियस क्वार्टर में FII की होल्डिंग थी 12.04%, वो हो गई 15%। प्रीवियस क्वार्टर में DII की होल्डिंग थी 23.76%, अब हो गई 24.61%। प्रीवियस क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग थी 30.13%, अब हो गई 26.36%। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, FII DII माल बढ़ा, पब्लिक सेल कर रहे हैं। अब कौन ज्यादा समझदार है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि पब्लिक को ये लगता है मैं लूं और घोड़ा दौड़े, ऐसा होता नहीं है। मार्केट कहता है पब्लिक जब लेगी ना हम इतना तरपाएंगे, इतना तरसाएंगे कि वो माल छोड़ दे, और FII DII वहीं पर माल पकड़ के बैठे रहते हैं। तो यहां तक तो सब ठीक है। अब आते हैं वैल्यूएशन पर, लेकिन उससे पहले फ्यूचर प्लान। तो
अपना प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए डिक्सन सैमसंग के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, लाइटिंग सेगमेंट में प्रोडक्ट बढ़ा रहा है, दूसरे सेगमेंट जैसे टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, लैपटॉप, टैबलेट, हियरेबल्स और सिक्योरिटी सर्विलांस में भी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए डिक्सन को जर्मनी से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया और यूएस यूके के क्लाइंट से भी डिस्कशन चल रहा है। कैपेक्स देखें तो कंपनी 400 से 420 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं वैल्यूएशन पर, फिर देखेंगे डिक्सन बढ़ा क्यों और किस तरीके से इसको फायदा मिलेगा। तो करंट पी है 95.7%, इंडस्ट्री पी है 39.6, पीई रेशियो है 2.89, प्राइस टू बुक वैल्यू है 20.30, ईवी बाय इविटा है 47.50। डिक्सन सभी मैट्रिक्स पर ओवर प्राइस्ड है, मतलब कंपनी जितनी भी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। दैट्स द बिग रीजन 2500 के समय कहा था करेक्ट वैल्यूएशन है, ये समझने वाली बात होती है। तो यहाँ तक हम चीज़ों को देख चुके हैं, अब हम आते हैं अचानक रैली को समझने को। तो 3 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट के इंपोर्ट में कोई लिमिटेशन नहीं था और कंपनी आराम से इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर पाती थी। अब इन प्रोडक्ट का इंपोर्ट करने के लिए वैलिड लाइसेंस का रिक्वायरमेंट लगेगा। यही पॉइंट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नोटिस में क्लियर लिखा है कि इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर एंड सर्वर falling under HSN 8741 shall be restricted and their import would be allowed against a valid license for restricted imports। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि HSN 8741 क्या है। ये एक टाइप का कोड होता है डेटा प्रोसेसिंग मशीन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। गैजेट जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन, इन सभी में डेटा प्रोसेस होता है, इसलिए ये सभी गैजेट HSN 8741 कैटेगरी में आते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि इन गैजेट को गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन किया। जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस होगा वो इंपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ भी लिमिटेशन है 20 आइटम पर कंसाइनमेंट, मतलब एक टाइम में सिर्फ 20 आइटम इंपोर्ट होंगे और ये इंपोर्ट अलाउड होगा सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेंचमार्किंग, रिपेयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसी वजह से डिक्सन में हुई तेजी, क्योंकि डिक्सन ये सभी चीज़ें बनाता है और जब इंपोर्ट नहीं होगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिक्सन के पास इसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं। मोर डिमांड मतलब मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट, क्योंकि डिक्सन का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। तो ये थी डिक्सन की अचानक तेजी के कारण, और गवर्नमेंट के इस स्टेप के पीछे का मकसद है मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये इंपोर्ट बैन लगा है सिर्फ कमर्शियल लेवल पे, मतलब अगर आप पर्सनल लेवल पे पर्सनल यूज के लिए ई कॉमर्स साइट से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर फॉरेन टूर से आ रहे हैं साथ में गैजेट लाए हैं तो एक लिमिट तक ये भी अलाउड है। इसके अलावा अगर आपका गैजेट रिपेयर के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ है और वापस इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो इस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली इस इंपोर्ट बैन से सिर्फ वैसी कंपनी को दिक्कत होगी जो लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करती थी और सेल करती थी, मतलब इंडिया में जो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, बस इंपोर्ट और सेल चला रहे थे, ऐसी कंपनियों को दिक्कत होने वाली है। तो ये थी डिक्सन की कंप्लीट एनालिसिस। रिसेंट अपडेट क्यों ऊपर जा सकता है, किस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ेगी, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो आने वाले 3 to 5 ईयर्स में ये खुद को अच्छा करके जा सकते हैं, ये उसकी कहानी थी। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे, तो जहां पे वीकली चार्ट खुला हुआ है। वीकली चार्ट अगर आप देखते हो तो एक बार 4 अप्रैल 2022 को डिक्सन का जो हाई लगा था 4690 था, उसके बाद 12 सितंबर 2022 को वापस से 4670 का हाई लगा, फिर गिरावट हुई, वापस से 4664 का हाई 14 नवंबर 2022 को लगा, तो वापस से गिरावट हुई, वापस से 4730 का हाई 19 जून 2023 को लगा, और फाइनली अब तेजी हुई है। और जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त 4816 का हाई लगा है, यानी मल्टीपल टॉप लगे हैं जिस टॉप से बार बार गिर रहा है। यानी बहुत सिंपल समरी है कि भैया अगर ये 4700 के ऊपर सस्टेन करता है, उसके ऊपर बंद करता है,
तो आप एक नया दरवाजा खुला देख सकते हो। बट एक और टेक्निकल का रूल होता है कि जिस दिन ब्रेकआउट होता है उस कैंडल की हाई इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाई कितना लगा 4816.85, यानी इसका हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 4816.85 ब्रेक होना, तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर टेक्निकली लेवल में डिक्सन का रास्ता नया खुलेगा। वहीं पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में, चूंकि मैं ऑलरेडी उस जमाने से, जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था उसी जमाने से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, डिक्सन इज़ अ वेरी गुड, तो वहाँ पे मैं कहूँगा हमारे पोर्टफोलियो में जब हम 15-20 शेयर रखते हैं तो हमारे पास जरूर से डिक्सन होना चाहिए, ना कि सारा पैसा सिर्फ डिक्सन में लगा देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से कोई सही तरीका नहीं होता है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई हो, तो बस प्यार दीजिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों को आइडिया लग सके, इंपोर्ट बैन को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, और बस प्यार देते रहिए।